हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ ईएमएस लिमिटेड का आईपीओ, जो कि कल की तारीख में 8 सितंबर को ओपन होने वाला है। और ये आईपीओ 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। सबसे पहले ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे में अंदाजन लिस्टिंग गेंस का पता चल पाएगा। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब सेक्टर कौन सा है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और अपने जो भी पीयर कंपीटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं, तो ग्रे मार्केट के अंदर काफी अच्छी डिमांड चल रही है इस आईपीओ की। 120 रुपए पर शेयर इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, और 70 शेयर का लॉट है। 8,400 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज करीब 55% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। अभी तो डिमांड अच्छी चल रही है, पर देखिए दोस्तों ग्रे मार्केट के अनुसार कभी भी डिसीजन ना बनाए, मैनिपुलेट हो सकता है, गलत भी जीएमपी हो सकती है। तो इसीलिए क्या है कि बाकी सारी चीजें हमें देखनी चाहिए, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और काफी सारी चीजें देखनी चाहिए, तो वो देख के डिसीजन बनाए। और बाकी एंकल लिस्ट भी इसकी आ चुकी है। एंकल लिस्ट छोटी आई है, मतलब उसके अंदर कम ही एंकर इन्वेस्टर शामिल हुए हैं, जिसके अंदर 2 बड़े नाम सामने आते हुए नजर आए, मॉर्गन स्टैनले एशिया और बोफा। टोटल 96 करोड़ लगाए गए हैं एंकर पोर्शन के द्वारा। और बाकी देखिए दोस्तों, पहले दिन का सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखिए, उसके बाद हमें अप्लाई करने का कोई भी डिसीजन बनाना चाहिए। क्विक डिसीजन हमें नहीं बनाने चाहिए। और बाकी मैं आपको डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर अपडेट देता रहता हूं, इसीलिए हमारे से टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन पर जरूर दबा के रख लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपके मिस नहीं होगा और जानकारी आपको डेली मिलती रहेगी। फिर दोस्तों बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, दोस्तों कंपनी जो है 2012 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीबन 11 साल पुरानी कंपनी है। तो ये कंपनी जो है कुछ सेगमेंट्स के अंदर डील करती है, जैसे वाटर एंड वेस्ट वाटर कलेक्शन, वाटर ट्रीटमेंट और वाटर डिस्पोजल सर्विसेज ये कंपनी काम करती है। और उसके अलावा पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्ट्रक्चर जो भी बनाने होते हैं वो ये बना के देती है। अभी जो वाटर और वेस्ट वाटर के अंदर जो ये सीवरेज का काम होता है, सीवरेज आप समझ ही सकते हैं, मतलब घर का जो वेस्ट पानी है, कचरा है, वो जाता है नीचे, पूरी सीवरेज लाइंस बनी हुई होती है। तो उसके अंदर ये डील करती है रिपेयरिंग वगैरह, ऑल काम, मेंटेनेंस, सारे काम ये करके देती है, मतलब पाइपलाइन से लेकर मेंटेनेंस वगैरह सारे काम। और उसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट है, वाटर सप्लाई है, ये सारे काम भी ये करती है। और उसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको बताया कि भाई कंस्ट्रक्शन का भी काम है, रोड का भी काम है, पर मेन जो इसका रेवेन्यू 90% के आसपास वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई और ये सीवरेज वगैरह यहीं से आता है। इसका जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू है उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी से आता है 49% का, फिर राजस्थान, बिहार, इन तीनों राज्यों से मिलाकर करीबन 90% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अब इस कंपनी को भी अगर आगे बढ़ना है तो ऑल इंडिया के अंदर भी इसको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेने पड़ेंगे। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यहीं से मिलते हैं, और मुझे लगता है ये जो काम है ये गवर्नमेंट ही संभालती है। सीवरेज वगैरह का है, ये जो वाटर ट्रीटमेंट्स है, तो ये काम टेंडर वगैरह गवर्नमेंट ही जारी करती है, तो वहीं से इसकी डिपेंडेंसी है और वहीं से इसको मिलते रहते हैं ऑर्डर। तो काम बढ़िया है, यूनिक काम है, आसान काम नहीं है, बट डिमांड है। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह खूब हैं जो इसके ऑर्डर्स वगैरह लेते होंगे, पर ये थोड़ा मुश्किल भी काम है, आसान नहीं है। और अभी इनके हाथ में करीबन 1845 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले इनका प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी हुआ था, जिसके अंदर करीबन 211 रुपए के अंदर ही इन्होंने शेयर दिया था इन्वेस्टर्स को। तो यूनिक काम है, सदाबहार काम है, हमेशा इसकी डिमांड रह सकती है। बाकी क्या है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह से कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं, उनसे भी बना के रखनी पड़ती है, और जो अपने कॉन्ट्रैक्ट से टेंडर है वो थोड़ी क्या है कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर बनने पड़ते हैं। तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या काम करती है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। 2020 से लेकर 2023 तक दिए गए हैं, करीब 4 साल के फाइनेंशियल्स हैं। 4 साल के अंदर अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो 308 करोड़ से 638 करोड़ रुपए हुए हैं, मतलब एसेट्स 2 गुने हुए हैं 4 साल के अंदर। रेवेन्यू 332 करोड़ से 543 करोड़ रुपए हुआ है, मतलब 2 गुना जैसा भी नहीं हुआ रेवेन्यू 4 साल के अंदर। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा, ग्रोथ थोड़ी स्लो है। फिर दोस्तों प्रॉफिट जो है 72 करोड़ से 108 करोड़ रुपए हुआ है। तो प्रॉफिट के अंदर भी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर वैसे भी स्लो है। बाकी अगर इसके प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो करीब 20% के आसपास निकल कर आते हैं, लगातार स्टेबल है, मतलब पहले 21% थे, अब 19-20% के आसपास है। तो उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन इसके काफी अच्छे हैं। बाकी इसकी नेट वर्थ बड़ी है, और इसके हाथ में रिजर्व कैश भी बढ़ा है, करीबन 443 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं इसके हाथ में। और इसके ऊपर जो बोरोइंग्स है वो थोड़ी सी बड़ी है, 45 करोड़ रुपए के आसपास है। पर देखा जाए अगर इसके एसेट्स वगैरह और रिजर्व कैश के हिसाब से, एनुअल प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो इतना ये जो डेप्ट है वो चुकाने की कैपेसिटी ये रखती है, ज्यादा डेप्ट नहीं है। तो फाइनेंशियल्स इसके ठीक कह सकते हैं, मतलब बुरे नहीं है इसके फाइनेंशियल्स, पर जो रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो है। और बाकी इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09 का है, बढ़िया है। तो फाइनेंशियल्स ठीक है। फिर दोस्तों अगर इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मतलब पी रेशियो देखते हैं तो 10.78 का है। उसका जो रेवेन्यू है 2023 के अंदर करीबन 543 करोड़ रुपए का। फिर दोस्तों एक और कंपनी है इसके जैसी ऑलरेडी लिस्टेड, वॉटेक।
उसका रेवेन्यू है 2023 के अंदर 3014 करोड़ रुपए का, काफी बड़ी कंपनी है इससे, और उसका पीए करीबन 13.41 का, उससे थोड़ी सी सस्ती वैल्यूएशंस पर आई है। बाकी इसकी आरओई आरओसी अपने पीयर्स से अच्छी है। आरओई है 22.27 की, आरओसी है 28% की, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 22% की। तो मिनिमम ये 15% होती है तो अच्छी कंपनी मानी जाती है, इसकी 20% से ऊपर है तो बढ़िया कंपनी है। तो ये कंपनी फाइनेंशियली ठीक है, और वैल्यूएशंस का गैप इन्होंने थोड़ा छोड़ा है, मतलब थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स की हम उम्मीद कर सकते हैं। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो ये आईपीओ 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 200 रुपए से लेकर 211 रुपए के बीच में। प्राइस बैंड ठीक है, मतलब महंगा नहीं है। और ये 70 शेयर का लॉट है, 14,770 रुपए मिनिमम एक लॉट के पीछे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। टोटल इश्यू साइज है 321 करोड़ रुपए का, छोटा आईपीओ है। इसके अंदर फ्रेश इश्यू है 146 करोड़ रुपए का, और ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर काम आएगा, उधारी वगैरह चुकाने के अंदर काम नहीं आएगा। फिर ओएफएस है 175 करोड़ रुपए का। तो ये भी छोटी साइज का आईपीओ है, मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम अच्छा चल रहा है, तो उस हिसाब से मिलना ये भी थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। और रिटेल पोर्शन है 35% का, लिस्टिंग डेट है 21 सितंबर को। दोस्तों ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल, अपस्टॉक्स और धन ऐप के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर देखें तो अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम अच्छा है, डिमांड अच्छी चल रही है। एंकर बुक भी ठीक है, मतलब इतनी खराब भी नहीं है, कुछ एक दो नाम अच्छे हैं। और बाकी पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, क्यूआईबी पोर्शन कैसा सब्सक्राइब करता है, उस हिसाब से कोई भी डिसीजन आप बना सकते हैं। ओवरऑल अभी डिमांड तो ठीक है, बाकी दोस्तों डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो काम बढ़िया है, यूनिक काम है ये, डिमांड इनकी हमेशा रहती है। थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है और इसके अंदर कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह काफी मिल जाते हैं। फिर इसके फाइनेंशियल्स, उसके अंदर जो ग्रोथ है रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर, वो कुछ खास नहीं है। बाकी फाइनेंशियल्स ठीक है, खराब नहीं है। बाकी अगर इसकी आरओई और आरओसी देखें तो वो बढ़िया है। वैल्यूएशंस ठीक है, वैल्यूएशंस गैप इन्होंने छोड़ा है, थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद छोड़ी है। और बाकी अभी अगर क्यूआईबीज अच्छा सब्सक्राइब करते हैं, पहले दिन इसको रिस्पांस वगैरह अच्छा मिलता है, तो मैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो सोचूंगा। अभी लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है ज्यादा, क्योंकि क्या है कि अभी बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, आरआर काबिल या बहुत सारे अगले आईपीओज आने वाले हैं, जिसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि भाई अच्छा आईपीओ आता है तो लॉन्ग टर्म में रखूँ। ये नॉर्मल कोई भी आईपीओ आते हैं तो कोई ऐसे विशेष मेरी उम्मीद नहीं होती कि भाई उसको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रखूँ। लिस्टिंग गेन्स लेके एग्जिट हो जाना ये बढ़िया रहता है। अब देखिए लॉन्ग टर्म में मेरा तो यही स्ट्रेटेजी रहती है, कोई जबरदस्त कंपनी हो और उसका मार्केट के अंदर अच्छा नाम हो, मतलब पैसे हम लॉन्ग टर्म के लिए लगाए तो ज्यादा रिस्क भी ना हो, और काम एकदम यूनिक हो। जो कंपनी कोई ऐसा काम नहीं करती, वैसा अगर काम करती तो उसको क्या है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में जगह देता हूं लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना मेरा ये इरादा रहता है। दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे, इस आईपीओ को लेकर दूर हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।